हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। हम पहुंच चुके हैं फिल्म एम्पर के एपिसोड नंबर 57 पे। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो पहले आपको उन्हें देख लेना चाहिए, जिससे आपको आगे की स्टोरी और भी अच्छे से समझ में आएगी। वैसे जिन्होंने हेल गार्डन फैमिली को हाल फिलहाल ज्वाइन किया है उन्हें बताना चाहूंगा कि हमने पहले से ही बैटल थ्रू द हेवंस की स्टोरी की पूरी एक्सप्लेनेशन इस चैनल पे करके रखी है। आपको वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमने स्टोरी को बहुत ही मेहनत करके एक्सप्लेन किया है, एक बार आपको उसे चेकआउट जरूर करना चाहिए। चलो जरा जान लिया जाए कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। असल में यूहाई और यूजिंग को हराने के बाद अपनी रूलर स्पिरिट लोंगी की हेल्प से जियान को 4 स्टार 2 दिन ब्रेक थ्रू करने का मौका मिल जाता है, लेकिन उसने 2 दिन ब्रेक थ्रू करना शुरू ही किया था तभी इस कंपटीशन का नंबर 11 पोजीशन शूनी उसके ऊपर हमला कर देता है। अच्छी बात है कि जियान को प्रोटेक्ट करने के लिए यूरू और म्यूफंग अवेलेबल थे, लेकिन कुछ फाइट के बाद ये बात साफ हो जाती है कि वो भी शूनी को लंबे समय तक रोक नहीं पाएंगे। जब शूनी एक हैवी अटैक को दोनों के ऊपर लॉन्च कर रहा था तभी जियान का ब्रेक थ्रू कम्प्लीट हो जाता है और अब बारी आ गई थी इस युद्ध के रुख के बदलने की। फिर जियान किस तरीके से शूनी की धुलाई करता है, अगर आप उसे अच्छे से एंजॉय करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पिछला एपिसोड देखना होगा। मामला काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, दोनों ही पार्टीज अपने सबसे पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल करती है। कभी ऐसा लग रहा था कि जियान जीतने वाला है तो कभी वो शूनी थोड़ा सा भारी पड़ता हुआ दिखाई देता था, बट जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती जाती है जियान का दबदबा भी बढ़ता जाता है। एंड में आके जूनी जियान की चाल में फंस जाता है। फिर होता है बहुत बड़ा एक्सप्लोजन। ये एक्सप्लोजन जियान की 23 फ्लेम से बना था। इस वजह से इस एक्सप्लोजन की वजह से जूनी बिल्कुल मौत की कगार पे पहुंच जाता है। जब उसका लास्ट डेस्परेट अटैक भी जियान के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता, फाइनली जूनी का टोकन टूट जाता है और वो इस ट्रायल से बाहर हो गया था। तुरंत ही उसके पॉइंट्स जियान के टोकन में ट्रांसफर होने लगते हैं। जियान इन पॉइंट्स के कुछ हिस्सों को यूरू और म्यूफंग के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, मतलब टोकन में ट्रांसफर कर दिए थे। अब क्योंकि कई पावरफुल औरे जियान की टोली को अप्रोच कर रहे थे, इस वजह से जियान 3rd फ्लोर पर जाने का फैसला लेता है, क्योंकि कॉर्स फॉरेस्ट का 3rd फ्लोर इतना ज्यादा डेंजरस होता है कि लोगों की वहाँ पे जाने से पहले ही फट जाती है। उधर जियान का ग्रुप कॉर्स फॉरेस्ट के 3rd फ्लोर की तरफ जाता है और इधर चूहुओ, जिसने यूहाई और यूजिंग को गलत इन्फॉर्मेशन दी होती है, वो अपनी दांती मीचता रह जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से यूजिंग और यूहाई के पॉइंट्स जियान को नहीं बल्कि उसे बिलोंग करने थे। वो सोच ही रहा होता है कि जियान का पीछा किया जाए या फिर नहीं, तभी इस कंपटीशन का 3rd रैंकर उसके सामने एंट्री मारता है। अब आगे क्या होने वाला है चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। अगर आप इंपॉर्टेंट डिटेल्स को मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। इस मोटे से बंदे का नाम होता है लुओ गोंग। इसे अनब्रेकेबल किंग कोंग कहा जाता था। इस बंदे को देख के चूहो एक सोलम आवाज में कहता है, लुओ गोंग तुम क्या करना चाहते हो? इस ट्रायल में लुओ गोंग ने अपनी रेपुटेशन को अपनी स्ट्रेंथ के बलबूते पे हासिल किया था। कोई भी नहीं कह सकता इस पॉइंट प्लंडरिंग कॉम्पिटिशन में उसकी 3rd रैंक बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। इवन चूहो जिसकी खुद की स्ट्रेंथ लेट स्टेज 4 स्टार 2 दी पे होती है, वो भी लुओ गोंग से टकराने से डरता था। हालांकि अभी तक किसी को मालूम नहीं पड़ा था कि लुओ गोंग किस तरीके की टेक्निक को प्रैक्टिस करता है, लेकिन एक बात तो साफ हो चुकी थी, जब भी लुओ गोंग फाइट कर रहा होता है उसका शरीर लोहे की तरह मजबूत हो जाता है, उसे कोई भी चीज पेनिट्रेट नहीं कर पाती। भले ही चूहो को अपने अटैक्स पे काफी भरोसा हो, तभी लुओ गोंग के आयरन जैसे डिफेंस के सामने वो अपने आप को हताश पाता है। चूहो के चेहरे पे ऐसे सीरियस एक्सप्रेशन को देख के लुओ गोंग स्माइल करके बोलता है, हे मैं यहाँ पे तुमसे फाइट करने नहीं आया हूँ, बल्कि मेरा यहाँ पे आना उस लड़के जियान की वजह से है। इन शब्दों को सुन के चूहो को काफी रिलीफ पहुंची थी। वो कहता है लेकिन जियान तो यहाँ से जा चुका है। ये सुन के लुओ गोंग कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि अगले 15 दिनों में वो जियान मुझसे चिपके रह पाएगा। अब इन दोनों को ही पता नहीं होता है कि जियान की टोली इन्फर्नल कॉर्स फॉरेस्ट के 3rd फ्लोर की तरफ निकल गई है। चूहो का एक चमचा पूछता है, ब्रदर च्यू हमें अब आगे क्या करना चाहिए? चूहो जियान की डायरेक्शन की तरफ देखते हुए बोलता है उसका पीछा किया जाए, मैं भी देखना चाहता हूँ कि जियान कितना पावरफुल है। ये कह के चूहो और उसके चमचे जियान की दिशा में आगे बढ़ गए थे। वहीं पे जियान का ग्रुप इस जगह से काफी दूर जा चुका होता है। ये चूहो और लुओ गोंग दोनों ही शूनी से काफी पावरफुल है। इस वजह से शूनी के पॉइंट्स को कलेक्ट करने के बाद जियान इस जगह पे ठहर के समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करता। वो ये जानता था कि फाइनल्स में उसे इन टॉप कंटेंडर्स का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले इनसे फाइट करने में उसे कोई खास फायदा नहीं होने वाला। ये नजारा दिखाया गया था एक दरवाजे के सामने का। इसके सामने जियान की टोली पहुंच गई होती है। इस दरवाजे के ऊपर बड़े बड़े शब्दों में लिखा होता है, सावधान रहो। इस चेतावनी को पढ़ के म्यूफंग भी गहरी सोच में पड़ गया था। उसके चेहरे पे से टेंशन को देख के जियान म्यूफंग के कंधे पे अपने हाथ को रखता है। वही काम आवाज में कहता है, कोई बात नहीं। एक जेंटल सी एनर्जी म्यूफंग को रिलीफ फील करवाती है। ऐसा करने के बाद जियान कहता है, लेट्स गो। तीनों एक बार एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। फिर वो इन कॉर्स फॉरेस्ट के 2nd फ्लोर से 3rd फ्लोर में डिसअपियर हो गए थे। सीन चेंज हुआ था। हम देखते हैं उसी पवेलियन को जिसमें वूजांग और हुडू मौजूद होते
होते हैं। बाहर से एक बंदा वूजांग को रिपोर्ट देते हुए बोलता है कोई और इन फॉरेस्ट के थर्ड फ्लोर में एंटर कर चुका है। वूजांग कहते हैं कौन? वो बंदा कहता है थर्ड फ्लोर में जाने वालों में सबसे आगे वो नौजवान है जिसके पीठ में बड़ी सी रूलर मौजूद है और उसके पीछे एक लड़का और एक लड़की जा रही है। इस जानकारी को सुन के वूजांग नोट करके बोलते हैं ठीक है तुमने अच्छा किया। ये सुन के वो यंग मैन काफी इनकरेज हो गया था। वो खुशी से भरे चेहरे को लेके दोबारा से चीजों को मॉनिटर करने के लिए लौट जाता है। ये नजारा था उसी रास्ते का जिसमें जियान का ग्रुप आगे बढ़ रहा होता है। ये पैसेज बहुत ही डार्क और इविल एनर्जी से भरा हुआ था। म्यूफंग जो कि इन एनर्जी से काफी फेमिलियर होता है, अभी उसके चेहरे के हाव कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे होते। म्यूफंग कहता है गोष्ठी काफी ओवरवेलमिंग है। म्यूफंग के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के यूरू भी चिंता में पड़ जाती है। वो कहती है म्यूफंग क्या हुआ? म्यूफंग कुछ हैंडसीज को फॉर्म करती हुए बोलता है कुछ नहीं, मैं एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि घोस्ट जी को हमसे दूर रखेगी। इससे थर्ड फ्लोर में हमें नुकसान कम पहुंचेगा। जैसे उसकी चैंटिंग खत्म हुई थी, 3 मटीले रंग की रोशनियां तीनों की दुई की शील्ड से इमर्ज हो जाती हैं। इससे जियान, यूरू और म्यूफंग की चारों तरफ एक और इनविजिबल शील्ड बन गई थी। जियान इस चीज की तारीफ करते हुए बोलता है तुम्हारी टेक्निक काफी इंप्रेसिव है। भले ही जियान का फ्लेम और इन घोस्ट जी को दूर रखता हो, ऐसा सेम म्यूफंग और यूरू के लिए नहीं कहा जा सकता है। थर्ड फ्लोर पे घोस्ट एनर्जी इतनी डेंस हो चुकी होती है कि तीनों को अपनी दुई का इस्तेमाल करने में भी परेशानी हो रही थी। लेकिन म्यूफंग के इस प्रोटेक्टिव स्पेल की वजह से वो दबाव खत्म सा हो गया था। जियान के पीछे चल रहा म्यूफंग उसे चेतावनी देते हुए बोलता है हमें केयरफुल रहना होगा। थर्ड फ्लोर के क्रीचर्स काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी समय में यूकुआन जो कि ट्विन घोस्ट एम्पर का एक सबऑर्डिनेट होता है, वो एक कुएं के किनारे खड़ा हुआ था। वो अपने सबऑर्डिनेट से कहता है क्या तुम श्योर हो कि वो यहीं पे है? इसके जवाब में उसके बगल की शैडो बोलती है हाँ मैं श्योर हूँ, मैं उसे सेंस कर पा रहा हूँ। ये सुन के यूकुआन बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करता, वो सीधा उस कुएं में छलांग मार देता है। उसके पीछे जाती है रेड वैली की वैली मास्टर जिसका नाम था होंगी। क्योंकि घोस्ट के साथ काम करने का होंगी का एक अलग ही एजेंडा होता है, उसे न चाहते हुए भी यूकान की बात माननी पड़ती है। यूकान, होंगी और उसके सबऑर्डिनेट्स रे ऑफ लाइट्स में बदल के नीचे चले जाते हैं। ऐसी बात नहीं थी इस कुएं के आसपास सब कोई बचा ना हो। हमारा ध्यान जाता है एक फिगर के ऊपर। जब इसे हम पास से देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वही मिलर है। अगर आपको मिलर याद नहीं आ रहा है तो ये वही बंदा होता है जिसके सिर पे बाल नहीं होते और जिसकी स्टोरी के शुरुआती एपिसोड्स में जियान ने कुटाई करी थी। वो नीचे कुएं को देख के बोलता है लगता है चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। इससे पहले बंदा और भी कुछ सोच पाता, उसके बगल में घोस्ट फिगर अपीयर हुआ था। वो कहता है तुम्हारी यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है क्योंकि लॉर्ड यूकुआन और लॉर्ड में नीचे चले गए हैं, तो अब यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ। ये सुन के म्यूलर का चेहरा डार्क हो गया था। वो कहता है भले मैं इस टाइम 4 स्टार 2 दी की हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम सबसे डरने वाला हूँ। असल में म्यूलर का विरोध करने वाले वो रेड वैली के लोग होते हैं। उनकी वफादारी अपनी वैली मास्टर से होती है। स्पेशली इन्हें घोस्टली पावर्स के बारे में कुछ खास पता नहीं होता। ये अपने भरोसे को किसी और के ऊपर डालना नहीं चाहते थे। मिलर चाहे अंदर से कितना भी गुस्सा महसूस कर रहा हो, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने उसे अपने सर को झुकाना ही पड़ता है। ऑफ कोर्स उसके दिल में बदला लेने की भावना बैठ चुकी थी। ये इन कॉज फॉरेस्ट की गहराइयों में जियान अपनी हैवी जोनर के अंदर लोंगी से बातचीत करने लगता है। जियान पूछता है लोंगी क्या सच में ये इन कॉर्स फॉरेस्ट का सबसे बड़ा खजाना इसके थर्ड फ्लोर पे मौजूद है? जब से लोंगी की कोर फ्लेम यानी कि ब्लड फ्लेम को जियान ने डिवोर किया था, तब से लोंगी और जियान की किस्मत जुड़ चुकी थी। अगर लोंगी सच में अपनी बॉडी को कभी वापस पाना चाहते थे तो उन्हें अपनी सारी उम्मीदों को जियान के ऊपर रखना होगा। उनकी कोर फ्लेम का लॉस होने का मतलब ये है कि अब वो जियान की हैवी जोन से बाहर नहीं जा सकते। इस वजह से लोंगी कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो। इस इन कॉर्स फॉरेस्ट के अंदर हजारों सालों से रहने की वजह से मुझे इस जंगल का चप्पा चप्पा पता है। इस कॉर्स फॉरेस्ट के सबसे बड़े ट्रेजर्स में से एक थर्ड फ्लोर में एग्जिस्ट करता है। इवन वो सिल्वर मून हेवली वुल्फ भी उस खजाने को छू नहीं सकता। अभी जियान की क्यूरियोसिटी काफी हाई लेवल पे जा चुकी होती है। वो कहता है ठीक है घुमाना बंद करो, सीधा काम की बात पे आओ। लोंगी हल्की आवाज में कहते हैं मुझे फॉलो करो। रूलर में से हल्की सी पावर जियान को गाइड करने लगती है। इस जंगल की गहराइयों में जा रहा जियान यूरो और म्यूफंग को अपने पीछे आने के लिए बोलता है। सीन फिर से कुएं के पास जाता है। कुएं के अंदर यूकान बोलता है हमें जल्दी मूव करना होगा, हम ज्यादा लोगों के ध्यान को आकर्षित नहीं कर सकते। यूकान की ऐसी बात को सुन के जो कुएं के चारों तरफ घोस्ट फिगर्स खड़े होते हैं वो तुरंत ही बिखर गए थे। अब इस जगह पे बस मिलर रह जाता है। मिलर जो कि एकदम कंफ्यूज होता है, वो मनी मन में कहता है डैम घोस्ट क्रीचर्स, अब ये क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। थर्ड फ्लोर की इतनी गहराई में आने के बाद भी मिलर को अभी तक पता नहीं लग पाया था कि थर्ड फ्लोर पे क्यों आया है। वो फाइनली अपने आप को भी टेक्निक का इस्तेमाल करके छिपा लेता है। कुछ इसी तरीके से एक दिन और निकल गया था। अब तक जियान की टोली जिस एरिया में पहुंची होती है वो महसूस कर पाते हैं कि इस एरिया की घोस्ट एनर्जी कुछ ज्यादा ही हाई हो गई है। आसपास चीजों को स्कैन करके जियान कहता है हम थर्ड फ्लोर की कोर एरिया में आ गए हैं, हमें और भी सतर्क रहना होगा। जब ये कहने के बाद भी जियान को पीछे से कोई आवाज सुनाई नहीं देती, वो एक बार पीछे मुड़ा था। इसी मोमेंट में उसकी आंखें शौक से भर गई होती हैं। वो देखता है कि
यूरू और म्यूफंग दोनों गायब हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले जियान बौखला पाता, लोंगी की रूलर से आवाज बाहर आती है। वो कहते हैं डोंट वरी, ये थर्ड फ्लोर की कई प्रोटेक्टिव टेक्निक्स में से एक है। इस एरिया को क्रॉस करने के बाद वो अपने आप अपीयर हो जाएंगे। यहाँ पे कोई खास डेंजर नहीं है। इसी मोमेंट पे जियान को अपने अंदर गोल्डन ड्रैगन की प्रेजेंस भी फील होती है। जिनलोंग कहते हैं इस फ्लोर पे 2 पावरफुल और मौजूद है। अभी गोल्डन ड्रैगन लगातार उस ड्रैगन ची को रिफाइन कर रहे थे, जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ को वापस हासिल कर सके। जब जियान नोटिस करता है कि इस फॉरेस्ट को ईस्ट और वेस्ट सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जियान पूछता है लोंगी हम ईस्ट क्यों जा रहे हैं। लोंगी बताते हैं कि वो खजाना हमें पूर्वी दिशा के छोर पे मिलेगा। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि इस थर्ड फ्लोर के वेस्टर्न एरिया पे यिन मून हैवली वुल्फ राज करता है। इस थर्ड फ्लोर को इन 2 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। मैं भी उम्मीद करूंगा कि हमारी उससे मुलाकात ना हो। कुछ और समय तक आगे बढ़ने के बाद जियान गुफा के सामने जाकर रुक गया था। इस गुफा की चारों तरफ की गोश्ती काफी ज्यादा फीकी होती है और यहाँ पे घोस्टली स्पिरिट्स के भी साइंस कम दिखाई देते हैं। लोंगी के हिसाब से इस गुफा में एक बार यिन मून हैवली वुल्फ रहा करता था, लेकिन जब से उसने वेस्टर्न पार्ट के ऊपर कब्जा किया है तब से उसने इस जगह को छोड़ दिया है। इस वजह से अगर इसे और जगहों से कंपेयर किया जाए तो ये जगह घोस्ट क्रीचर से काफी सेफ नजर आती है। कॉशियसली जियान अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। ये गुफा ज्यादा चौड़ी नहीं थी, लेकिन अजीब बात ये होती कि इसके अंदर रोशनी मौजूद थी। बस जियान समझ नहीं पाता कि रोशनी आखिर आ कहां से रही है। वो थर्ड फ्लोर की इतनी गहराई में जा चुका था कि यहाँ तक चांद की चांदनी का पहुंचना पॉसिबल नहीं है। एक बार और पूरे एरिया को स्कैन करने के बाद भी जियान को कोई खास चीज मालूम नहीं पड़ती। तभी अचानक से हम जियान को अलर्ट मोड में आते हुए देखते हैं। उसका ऑरा तुरंत ही पीक पे पहुंच गया था। जियान कहता है वहाँ पे कौन है, जल्दी से बाहर आओ। इंस्टेंटली जो मिल्की वाइट फ्लेम जियान को रैप कर रही थी वो अपने आप एक छोटे से तूफान में बदल लेती है। उसके हाथ में अपीयर होती है एंशिएंट रूलर। जियान की आंखें शार्प हो जाती हैं। लोंगी जो कि एंशिएंट रूलर के अंदर होते हैं वो भी सतर्कता से चारों तरफ देख रहे थे। रूलर में से बाहर आने वाला एक रेड ऑरा जियान को घेर लेता है। ये असल में एक प्रोटेक्टिव शील्ड थी। तब भी दोनों की काफी क्लोज इंस्पेक्शन के बाद भी ये गुफा खाली नजर आती है। तभी न जाने कहां से इस गुफा में एक आवाज गूंजी थी। वो आवाज कहती तुम काफी नए वॉरियर हो, लगता है तुम्हारे शरीर के अंदर बहुत सारे सीक्रेट छिपे हुए हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई यहाँ तक पहुंच जाएगा। क्या तुम जानते हो कि तुम कहाँ पे हो? इस आवाज ने जियान को एकदम शॉक कर दिया था, क्योंकि ये आवाज अपने साथ एक ओवरवेलमिंग पावर को कैरी कर रही होती है। जियान तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को रिलीज करके इस बोलने वाले को दौड़ने लगता है। फिर से कोई न मिलने पे जियान इस अनजाने खतरे को धमकी देते हुए बोलता है आखिर तुम हो कौन? अगर तुम भी सच में एक वॉरियर हो तो इस तरीके से कायरों की तरह क्यों छिप रहे हो? अपने आप को रोशनी में लाओ। और आखिर जगह किस खेत की मूली है? क्या ये जगह यिन कॉर्स फॉरेस्ट के थर्ड फ्लोर का हिस्सा नहीं है? आखिर मुझे यहाँ पे आने से कौन रोक सकता है? उस आवाज को सुन के ऐसा लगता है जैसे वो जियान को ऐसे बर्ताव करते हुए देख हंस रहा हो। वो कहते हैं ओ तुम्हें इतना ज्यादा आकर्षित होने की जरूरत नहीं है नौजवान, मैं तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करने वाला। बस मुझे यहाँ पे कैद हुए इतना लंबा समय हो गया है कि मुझे लगा नए मेहमान के साथ थोड़ी बातचीत कर रही है। क्या तुम भी मेरे साथ बातचीत करना चाहोगे? ये जगह यिन कॉर्स फॉरेस्ट के सबसे बड़े सीक्रेट्स को अपने अंदर छिपा के रखती है। भले लोगों को बताओ कि यिन कॉर्स फॉरेस्ट के 3 फ्लोर्स हैं, लेकिन थर्ड फ्लोर पे आने का रास्ता हर किसी को मालूम नहीं होता। और खासकर इस गुफा के अंदर कौन से खजाने छिपे हुए हैं इसके बारे में तो शायद ही किसी को जानकारी हो। इस गुफा के चारों तरफ ऐसे कई बैरियर लगाए गए हैं जो कि इसे आउटसाइडर की निगाहों से बचाते हैं। इस जगह तक बस वही पहुंच सकते हैं जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो। वो आवाज कहती है नौजवान तुम मुझे काफी रोचक लग रहे हो। आखिरकार यहाँ तक पहुंचने वालों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर तुम मेरे साथ कन्वर्सेशन करना चाहो तो मैं अपने आप को तुम्हारे सामने रिवील करूंगा, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन इतने सारे सालों के बाद मैं भी काफी अकेला महसूस कर रहा हूँ। काफी समय तक अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से चीजों को स्कैन करने के बाद जियान को एक सरप्राइजिंग फैक्ट मालूम पड़ा था। ये आवाज उसके सेम डायमेंशन से नहीं आ रही होती, बल्कि जो भी इस आवाज का मालिक है वो एक अलग ही प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस से बात कर रहा है। ये चीज जियान के लिए सरप्राइजिंग हो, लेकिन इसकी वजह से वो अपनी बॉय भी सिकोड़ लेता है। आखिरकार इस जैसी चीज को उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। जियान फाइनली एक गहरी सांस लेने के बाद बोलता है अगर तुम सच में बातचीत ही करना चाहते हो तो मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा। मेरे पास भी तुम्हारे लिए कई सवाल हैं। जब तक तुम मेरे ऊपर हमला नहीं करते हो मैं भी तुम्हारे खिलाफ एक्शन नहीं लूंगा। इसके जवाब में जियान को हंसी सुनाई देती है। वो आवाज फिर से कहती है ठीक है, मैं भी कई सालों में पहली बार किसी से बात करने जा रहा हूँ। शायद हमारे बीच में फेट का एक कनेक्शन मौजूद है। मैं अपने आप को शो तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि कहीं मेरी अपीयरेंस तुम्हें डरा न दे। जैसी आवाज खत्म हुई थी जियान महसूस करता है कि इस गुफा का वातावरण एकदम ड्रास्टिक तरीके से बदल गया है। हवा में एक क्रैक अपीयर हुआ था और इसमें से एक सिल्वरी फिगर बाहर आता है। एक ही इंस्टेंट के अंदर ये फिगर जियान से बस कुछ पल दूर खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पे स्माइल होती है। ऐसे नजारे को देख के जियान की आंखें शौक की वजह से एकदम डब्बे की तरह खुल गई थी। ये फिगर एक अलग ही डायमेंशन से यहाँ पे टेलीपोर्ट हुआ है। इस चीज को अचीव करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक लेवल की पावर की जरूरत होती है। लोंगी जियान की एंशिएंट रूलर के अंदर से
जब इस मिस्टीरियस फिगर को देखते हैं उनकी आवाज भी हल्की सी ट्रेम्बल होने लगती है। वो कहते हैं ये ऑरा क्या ये सच में वही है? गुफा के अंदर प्रकट हुए इस नए मेहमान को लेके जियान भी काफी क्यूरियस हो चुका था। जब जियान सामने खड़े व्यक्ति को ध्यान से ऑब्जर्व करता है उसकी बाहरी अपीयरेंस जियान की एज के बराबर रही होगी। ऑफकोर्स यहाँ पे बात हो रही है दूध या फिर उससे ऊपर कल्टीवेशन लेवल की। इस लेवल पे आने के बाद अपीयरेंस कुछ खास मायने नहीं रखती। ये इंडिविजुअल बहुत ज्यादा मोटा ताजा नहीं होता। ये देखने में काफी हैंडसम लग रहा था और इसने चमकती हुई सिल्वरी रोज पहन के रखी होती है। इस बंदे के चेहरे पे जो फ्रेंडली स्माइल होती है वो जियान को एक कंफर्टिंग फीलिंग दे रही थी। लेकिन इस व्यक्ति की आंखों में ऐसी गहराई मौजूद होती है कि उन्हें जियान भी परख नहीं पाता। वो सिल्वरी मैन भी जियान को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। वो मन ही मन में कहता है तो यही वो नौजवान है जिसने सीक्रेट रियल्म के अंदर एंटर कर पाया है। लगता है इसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। ये शांति कुछ और सेकंड्स तक बनी रहती है। फिर सबसे पहले चुप्पी तोड़ने वाला जियान था। जियान पूछता है आप कौन हो? वो सिल्वर रोड मैन एक स्माइल के साथ बोलता है तुम्हें मेरा नाम जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस तुम इतना समझ लो कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। जियान का पावरफुल सोल परसेप्शन उसे बता रहा था कि सामने खड़ा फिगर उससे कई गुना पावरफुल है। इनफैक्ट वू जियांग भी इसके सामने नहीं टेक पाएंगे। जियान के लिए सबसे ज्यादा शौक से भरी बात ये होती है कि उसकी एम्परर लेवल की सोल के बाद भी वो इस एक्सपर्ट के ऑरे को काफी ब्लरी पाता है। जिस तरीके से व्यक्ति डायमेंशंस को क्रॉस करके इन्फिनिट कॉस्ट फॉरेस्ट में अपीयर हुआ है ऐसा करना एक्सेप्शनली रेयर होता है। लगता है वो सिल्वर रोड मैन जियान के विचारों को पढ़ पा रहा था। वो जियान से वही फ्रेंडली स्माइल के साथ बोलता है तुम मुझे शाओयू कह सकते हो और तुम कौन हो? इससे पहले जियान कुछ बोल पाता शाओयू आगे कंटिन्यू करता है। वो कहता है इतनी कम उम्र होने के बाद भी तुम्हारे लिए 4 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ पे पहुंचना ये काफी इम्प्रेसिव चीज है। लेकिन मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि तुम्हारे शरीर के अंदर और भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें छिपी हुई हैं और वो मेरी क्यूरियोसिटी को और जगा रही हैं। जिस मोमेंट में मैंने तुम्हें देखा था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे शरीर के अंदर कई तरीके की फ्लेम छिपी होंगी। क्यों? भले शाओयू की आवाज एकदम कामनेस से भरी रही हो लेकिन उसकी आवाज में एक जिज्ञासा भी होती है। वो कहता है उन सभी में से एक फ्लेम इनक्रेडिबली वायलेंट और पावरफुल है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि तुम इन फ्लेम्स को मर्ज कर पाए हो। टिपिकली ये इम्पॉसिबल बात होती है क्योंकि फ्लेम्स एक दूसरे को रिपेल करती हैं लेकिन तुम इन्हें साथ में ला पाए हो। मेरी नजरों में ये चीज तुम्हें सबसे अलग बनाती है। जब शाओयू ये सब चीजें जियान के बारे में तुरंत बता देता है जियान की धड़कनें एक बार के लिए रुक गई थी। वो तब भी अपने कंपोजर को खोता नहीं है। जियान कहता है मेरा नाम यान शाओ है, ये जगह मुझे बाई चांस मिल गई है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम यहाँ पे क्यों हो? जियान की बात को सुनकर शाओयू की आंखें फ्लैश होती हैं। उसके चेहरे की स्माइल और भी खिल जाती है। वो कहता है तुम्हारी नजरें काफी पैनी है, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम मेरे बारे में कुछ अजीब महसूस कर रहे हो। हाँ मेरे शरीर के अंदर एक इविल ऑरा मौजूद है लेकिन ये वो सेम घोस्टली ऑरा नहीं है जिसने जंगल को ढक के रखा है। तुम्हें क्या लगता है? एक पॉज लेने के बाद शाओयू आगे बोलता है क्या तुम मेरा भरोसा करोगे अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस जगह पे लंबे समय तक रुकने की वजह से मैं सॉरी को ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ? और क्या तुम मेरा भरोसा करोगे अगर मैं ये कहूँ कि मैं खुद एक घोस्ट हूँ? ये सुन के जियान की आंखें नैर हो जाती हैं। वो शाओयू के शब्दों को ध्यान से कंसिडर कर रहा था। इससे पहले जियान और कुछ बोल पाता शाओयू अपने हाथ को वेव कर देता है। वो कहता है मैं कौन हूँ इसका कुछ खास मतलब नहीं है, सबसे जरूरी चीज ये है कि हमारे बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर हम शांति से बैठ के बात कर पाते हैं तो फिर तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में चिंता करने की क्या जरूरत है? क्योंकि जिस तरीके से मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम इतनी सारी फ्लेम्स को कैसे मिला पाए हो। इस चीज के बारे में ध्यान से सोचने के बाद जियान नोट करता है। वो भी स्माइल के साथ बोलता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारा मिलना भी किस्मत की वजह से हुआ है। भविष्य में क्या होता है अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन क्योंकि हम एक दूसरे के लिए भी अजनबी है हमारे बीच में आराम से बातचीत हो सकती है। जियान को एग्री करते हुए देख शाओयू तुरंत ही खुश हो जाता है। ये एक जेन्युइन जॉय से भरा एक्सप्रेशन था। वो कहता है फाइनली, इतने सालों में फाइनली मुझे कोई ऐसा मिल गया जिसके साथ में वार्तालाप कर सकता हूँ। चलो क्यों ना हम ऐसी जगह पे चलते हैं जहाँ पे हमारे बीच में आराम से बात हो सके। तो मुझे ध्यान से फॉलो करो और हाँ यहाँ पे खो मत जाना। ये कहकर जैसे शाओयू ने अपने हाथ को वेव किया था इस गुफा के अंदर का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। जियान के सामने को रास्ता अपीयर होता है। शाओयू की बॉडी हल्की से डिस्टॉर्ट हुई थी, वो किसी धुएं की तरह गायब हो जाता है। जियान भी एक मिल्की वाइट ग्लो में बदल के शाओयू के पीछे गायब हो गया था। पलक झपकते वो स्पेस डोर भी गायब हो जाता है। जब जियान फिर से रीअपियर होता है वो अपने आप को एक दूसरी गुफा में पाता है। इस गुफा के अंदर काफी रोशनी होती है। चारों तरफ देखने के बाद जियान को ऐसा लगता है कि शाओयू यहाँ पे रहता होगा, बस वो समझ नहीं पाता कि आखिर वो यहाँ पे क्यों रहना चाहेगा। वो क्यूरियोसिटी जियान के चेहरे से झलक रही थी। इसे देख के शाओयू कहता है मैं जानता हूँ कि तुम ये पूछना चाहते हो कि मैं इस जगह पे क्यों रहता हूँ। अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि गुफा इन्फिनिट कॉस्ट फॉरेस्ट से अलग है। ये जगह एम्पर चीज से भरी हुई है जिसे तुम इंसान ऑब्जर्व करके कल्टीवेट कर सकते हो। पूरी इन कॉस्ट फॉरेस्ट की एम्पर ची इस गुफा के अंदर इकट्ठी होती है। अगर तुम चाहो तुम इस गुफा की एम्पर ची को ऑब्जर्व करके अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। ये सुन के जियान हेजिटेट करता है। उसकी आंखें शाओयू को सस्पिशियस तरीके से देखती है। शाओयू के साथ कुछ समय तक
मौजूद रहने की वजह से जियान की स्पिरिचुअल परसेप्शन ने पता लगाया था कि शाओयू के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ऑरा मौजूद है, लेकिन ये ऑरा घोस्टली ऑरा नहीं है। भले ही जियान इसके ऊपर एग्जैक्टली पिन पॉइंट ना कर पाए, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि ऑरा धीरे धीरे किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। भले ही जियान के लिए चीजें कितनी भी कंफ्यूजिंग हो, एक बात तो साफ होती है, वो शाओयू से हेड ऑन फाइट बिल्कुल नहीं कर सकता है। परहैप्स जैसा शाओयू ने कहा था, वो सच में एक घोस्ट नहीं है, लेकिन अगर वो एक घोस्ट होता भी है तभी क्या जियान उसके साथ काम करना चाहेगा? तभी अचानक से जियान को गोल्डन ड्रैगन की सीख याद आती है। एक बार गोल्डन ड्रैगन ने बोला था कि कोई भी डीमन या फिर स्पिरिट शुरुआत से ही खराब नहीं होता। जैसे कि हर एक इंसान अच्छा नहीं होता है, वैसे ही घोस्ट और डीमंस इनहेरेंटली इविल नहीं होते। इस चीज को याद करके जियान के चेहरे पे स्माइल आ गई होती है। आखिर चीजों के बारे में इतनी चिंता क्यों करनी? जब तक दोनों के बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है, तब तक साथ में काम किया जा सकता है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर रहे थे, हम जंगल के एक और हिस्से को देखते हैं। वहाँ पे म्यूइंग और इंसान में ट्रांसफॉर्म हुआ वो सेक्रेड टाइगर खड़ा होता है। म्यूइंग कहती है, बिग टाइगर, क्या तुम इसी जगह के बारे में बात कर रहे थे? टियानो सेक्रेड टाइगर नर्वसली बोलता है, हाँ मैं इसी जगह के बारे में बता रहा था, लेकिन इस जगह के क्रीचर्स एक्सट्रीमली डेंजरस है। मुझे नहीं लगता कि हमें नीचे जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले वो टाइगर और कुछ बोल पाता, म्यूइंग नीचे कुएं में सीधा छलांग मार देती है। वो एक रे ऑफ लाइट में बदल के नीचे चली गई थी। म्यूइंग को ऐसे बर्ताव करती हुए देख सेक्रेड टाइगर की अपनी खोपड़ी दीवार में मारने की इच्छा होती है। वो कहता है, डैम इट, फिर से नहीं। थर्ड फ्लोर के किसी और एरिया में लू गंग अपनी सराउंडिंग्स को चेक कर रहा था। वो खुद से बोलता है, इस जगह की घोस्टली ऑरे की इंटेंसिटी पिछले दोनों लेवल से कई गुना इंटेंस है। लगता है फाइनल बैटल यहीं पे होगी। मुझे लगता है कंपटीशन की टॉप 10 एक्सपर्ट्स यहाँ पे पहुंच चुके होंगे, लेकिन मुझे इस जगह की घोस्टली एनर्जी के बारे में कुछ अजीब महसूस हो रहा है। बस मैं अपनी इस फीलिंग को पहचान नहीं पा रहा हूँ। सीन वापस जाता है उस केव के अंदर जहाँ पे जियान और शाओयू मौजूद होते हैं। जब जियान को चीजें सही लगती है, वो फाइनली नोट करके बैठ जाता है। जैसे ही लो लेवल इमोर्टल रैंक पे पहुंच चुका फ्लेम मंत्र एक्टिवेट होता है। एक इंटेंस मिल्की वाइट फ्लेम जियान को रैप कर लेती है। ये इस गुफा की एम्पर ची को रिफाइन करके जियान के शरीर में भेजने लगी थी। हमें इस गुफा में मौजूद एम्पर ची के पतले पतले थ्रेड्स को जियान की फ्लेम्स के द्वारा रिफाइन होकर उसके शरीर के अंदर जाते हुए देखते हैं। ये ऊर्जा काफी घनी होती है, इस वजह से इसे ऑब्जर्व करके जियान भी अच्छा महसूस कर रहा था। शाओयू जो कि लगातार जियान को ऑब्जर्व कर रहा होता है, इसे देख के उसकी आंखें भी फ्लिकर होने लगती हैं। वो सोच रहा होता है जियान की टेक्निक के बारे में। उसने आज तक ऐसे चीप मेथड के बारे में कभी सुना नहीं होता। वो फाइनली एक स्माइल के साथ जियान से बोलता है, ठीक है, तुम इसे आराम से ऑब्जर्व करो, मैं तब तक तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ। ये सुन के जियान अपनी पूरी फोकस को एम्पर ची को ऑब्जर्व करने के ऊपर लगा देता है। जियान का ऐसा कॉन्फिडेंस लोंगी के मैसेज की वजह से आ रहा था। कुछ समय पहले लोंगी ने जियान के दिमाग में मैसेज भेजा होता है कि मोस्ट लाइकली शाओयू इस इन्फर्नल कॉज फॉरेस्ट का सबसे पावरफुल एग्जिस्टेंस है, जो कि होता है सिल्वर मून सीरीज। सिल्वर मून सीरीज के रूल के अंदर इस इन्फर्नल कॉज फॉरेस्ट के अंदर एक स्टेबिलिटी बनी हुई है। कहा जाता है कि जिन लोगों की उससे थर्ड फ्लोर पे मुलाकात हुई है, उन्हें इस कॉज फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे फायदे हुए हैं। जियान जिसके शरीर के चारों तरफ वो वाइब्रेंट फ्लेम डांस कर रही थी, वो इस जगह की एम्पर ची के जेंटल नेचर की वजह से काफी सरप्राइज फील करता है। क्योंकि जियान सीक्रेट रियल्म के अंदर लोंगी से फाइट कर रहा होता है, तो अपनी पावर को रिप्लेनिश करने के लिए उसने काफी फ्लेम पावर अब्सॉर्ब कर रही थी। वो चीज उसके शरीर में डिसबैलेंस बना रही होती है। अच्छी बात है कि उसे इस केव में आने का मौका मिल गया। इस गुफा की प्योर एम्पर ची उस फ्लेम एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने का काम कर रही है। ऐसा होने पे जियान के शरीर के अंदर जो एम्पर ची का समुंदर होता है, उसका आकार और बढ़ने लगा था। बेसिकली जियान की एनर्जी सोरिंग एबिलिटी बढ़ रही थी। फ्लेम मंत्रा की इन्फ्लुएंस की वजह से जियान एम्पर ची को भर भर के अब्सॉर्ब करता है। इस तरीके से समय आगे गुजरा था। अब तक इस केव के अंदर की एम्पर ची काफी थिन हो गई होती है और इसी मोमेंट पे जियान अपनी आंखें खोल लेता है। वो स्माइल के साथ बोलता है कि एम्पर ची मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है। जियान की कैलकुलेशन के हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ, जो कि कुछ ही समय पहले 4 स्टार 2 दिए पहुंची होती है, वो इस केव के अंदर की अबंडेंट और जेंटल एनर्जी की वजह से अर्ली 4 स्टार 2 एम्पर पे स्टेबलाइज हो चुकी है। जियान शाओयू की तरफ देख के हंस के बोलता है, जैसे तुम्हारी कल्टिवेशन है, लगता है तुमने इस गुफा में काफी लंबा समय गुजारा है। इसका शाओयू रिप्लाई करता है। वो कहता है, यहाँ पे हजारों सालों तक बने रहने की वजह से अब मेरे लिए कल्टिवेट करना इतना जरूरी नहीं रहा। जन्म लेना, उम्र बढ़ना और बीमारियों का लगना, फिर अंत में जाके मौत आना, ये ह्यूमन नेचर का एक पार्ट है। लेकिन लंबा सभी जीना चाहते हैं। जैन जो कि इस केव की एम्पर ची को लेकर काफी क्यूरियस था, वो पूछता है क्या पूरे यिन कॉर्स फॉरेस्ट के अंदर यही वो जगह है जहाँ पे एम्पर ची सबसे ज्यादा डेंस है। इस पर शाओयू स्माइल करके बोलता है, मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा, हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, चलो अभी किसी और चीज की बात करी है। ये सुन के जियान अपने मनी मन में कहता है, तो तुम फाइनली अपने ट्रू गोल के बारे में बात करने वाले हो। जियान लोंगी के शब्दों से पहले ही समझ गया था कि शाओयू को किसी चीज में जियान की जरूरत होगी, वरना जिस लेवल की शाओयू की कल्टिवेशन है वो जियान को इतने जैसे ट्रीट नहीं करता। जियान कहता है, अगर तुम कुछ पूछना चाहते हो तो तुम बिल्कुल पूछ सकते हो, अगर तुम्हारी मदद करना मेरी बस में होगा तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। शाओयू जिसके चेहरे से
स्माइल गई नहीं होती वो जियान से बोलता है, मैं तुमसे ही पूछना चाहता था कि क्या तुम एक हाई लेवल के अल्केमिस्ट हो। ये सुन के जियान स्टार्टल्ड हो जाता है। वो कहता है तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। शाओई के सवाल को सुन के जियान की आंखों में कॉशियसनेस जाग जाती है। आफ्टर ऑल हाई लेवल के अल्केमिस्ट की सोर्स बहुत ही वैल्यूएबल होती है। ये कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी टेम्प्ट कर सकती है। जियान के चेहरे की चिंता को देखे शाओई से दिलासा देते हुए बोलता है, तुम उसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करो। मेरा ये पूछने के पीछे कोई गलत उद्देश्य नहीं है। ये इन कोर्स फॉरेस्ट के 3rd फ्लोर पे बहुत कम एक्सपर्ट्स की आने की हिम्मत होती है। खासकर तुम्हारी जैसे एक पावरफुल एल्केमिस्ट वैसे खतरे को मोल बिल्कुल लेना नहीं चाहेगा। जियान हंस के बोलते, हाँ मैं कुछ पीस को बना सकता हूँ, लेकिन मैं और कुछ ज्यादा ऑफर नहीं कर सकता हूँ। शाओई रिप्लाई करता है, मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। तुम्हारी कंपटीशन को खत्म होने में भी 10 दिन और रह गए हैं, हम तब तक का वेट कर सकते हैं। जियान एग्री करके बोलता है, ठीक है, लेकिन पहले चलो हम कंपनसेशन के बारे में बात कर लेते हैं। भले जियान एक 4 स्टार 2 एम्परर हो, उसे अपने फर्स्ट रैंक एम्पर एल्केमिस्ट बैच की कीमत अच्छे से पता होती है। लोग उसे पीस रिफाइन करवाने के लिए काफी महंगी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जियान की बात को सुन के शाओई हंस के बोलता है, नौजवान इतना चौकन्ना रहना भी सही नहीं है। क्या तुमने जो अभी एम्परची ऑब्जर्व करी है वो काफी नहीं है। जियान कहता है, क्योंकि तुम मेरी हेल्प मांग रहे हो तो नेचुरली जिन पीस को मैं रिफाइन करने वाला हूँ हाई क्वालिटी की होंगी, इस वजह से एक छोटा सा इनाम तो बनता ही है। और जहाँ तक बात रही इस एम्परची की जिसे मैंने ऑब्जर्व किया है, तो ये काफी कैसे हो सकती है। ये सुन के शाओई एक डेंजरस स्माइल के साथ बोलता है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूंगा। ये सुन के जियान के चेहरे का कॉन्फिडेंस बिल्कुल हिला नहीं होता। वो कहता है, मुझे अपनी रिफाइनिंग स्किल्स पे इतना भरोसा है कि वो एक अच्छे नाम की बिल्कुल वर्दी है। ये सुन के शाओई के चेहरे की वो डेंजरस स्माइल चली गई थी। वो किसी नॉर्मल नौजवान की तरह हंसने लगता है। वो कहता है, लड़के तू काफी चालाक है, हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड है, लेकिन क्या तुम्हारे पास वो हिम्मत है कि तुम इसे हासिल करने के लिए आगे बढ़ पाओ। ये सुन के जियान की भौएं उठ जाती है। वो कहते हैं, ओ तुम क्या कहना चाहते हो। शाओई जियान को एक्सप्लेन करता है, मैं जिस ट्रेजर की बात कर रहा हूँ वो सीन कोर्स फॉरेस्ट के 3rd फ्लोर में ही मौजूद है, लेकिन उसे कोई गार्ड कर रहा है और उस व्यक्ति की स्ट्रेंथ मुझसे बिल्कुल कम नहीं है। शाओई की बात को सुन के जियान का हार्ट थोड़ा टाइट हो गया था। आखिर खजाने किसे पसंद नहीं होते, लेकिन अगर कोई शाओई के लेवल का गार्डियन उसे गार्ड कर रहा है तो ये कोई छोटा मैटर नहीं है। जियान के ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से शाओई की स्ट्रेंथ 6 स्टार 2D से ऊपर की होगी। इस कैलिबर के एक्सपर्ट के हाथ से किसी ट्रेजर को स्नैच करना ये चीज जियान के लिए नामुमकिन जैसी है। अच्छी बात है कि जियान अपनी स्ट्रेंथ को लेकर काफी रियलिस्टिक था। वो जानता था कि अभी उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 4 स्टार 2D के अर्ली स्टेज पे ही है। जियान एक पजल एक्सप्रेशन को लेके पूछता है, शाओई लगता है तुम जोक कर रहे हो, आखिर मैं ऐसे ट्रेजर के पास कैसे जा सकता हूँ। जियान को पहले से निराश होते हुए देख शाओई कॉन्फिडेंस से भरी स्माइल के साथ बोलता है, मेरे पास एक रास्ता है, बस सवाल ये है कि क्या तुम उस पर चलने के लिए तैयार हो। वैसे ये सवाल तो हमारे भी दिमाग में है, लेकिन उससे पहले मालूम तो होना चाहिए कि आखिर वो रास्ता क्या है। सो अगर आप उसे जानना चाहते हो आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड एकदम उतार चढ़ाव से भरा होगा, हमें उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में मालूम पड़ने वाला है। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोगों से नेक्स्ट डे का वेट नहीं किया जा रहा होगा, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप को। ऐसा करने से आप अर्ली एक्सेस के फीचर को एंजॉय कर पाओगे। अर्ली एक्सेस के फीचर का इस्तेमाल करके आप उस वीडियो को तुरंत ही देख पाओगे जो कि अगले दिन के लिए शाम को प्रिपेयर किया जाता है, और इससे ऑफकोर्स हमारी हलगर्डन फैमिली भी और भी अच्छे से ग्रो कर पाएगी। सो डू चेक दैट आउट। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज पे। अगर आपके पास इस एपिसोड से लेके कोई सवाल या सजेशंस हो तो उन्हें कमेंट्स में जरूर शेयर करना। हम मिलते हैं वीडियो को उस पार। अंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।